गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम C43 क्लास है आपकी और हम पढ़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेपर फर्स्ट में सेकंड यूनिट। ठीक है, हमारा जो टॉपिक लास्ट क्लास में चल रहा था वो था लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। हम वीबीटी की लिमिटेशंस पढ़ रहे थे, तो हमने डिस्कस किए थे अब तक 2 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स थे वो? ठीक है, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी वाला टॉपिक चल रहा था। देखिए, किसी भी थ्योरी को दिया जाता है तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं जिसे ओवरकम करने के लिए, जिसे कह सकते हैं कि उसकी कमियों को भरने के लिए नई थ्योरी दी जाती है। तो क्या कमी रह गई थी वीबीटी में, हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने जैसे बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि जो वीबीटी है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है, इसमें पहली कमी ये रह गई थी कि एक मॉलिक्यूल होता है जो कि है O2। आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जब एटम से O एटम से मॉलिक्यूल बना, O2 मॉलिक्यूल बना, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर दोनों के दोनों जो एटम्स हैं, ऑक्सीजन एटम्स हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। जब इन्होंने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, आउटर मोस्ट के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं बचा है, तो इस मॉलिक्यूल को होना चाहिए डायमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। पर एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। O2 मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो पैरामैग्नेटिक ये क्यों होता है, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया है वीबीटी ने, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, एमओटी वगैरह के द्वारा हम पढ़ लेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक होता है। पर वीबीटी अब तक ये नहीं बता पाया कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। ठीक है, इसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो बॉन्ड होता है वो 100% कोवलेंट नहीं हो सकता। उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर्स होते हैं। वो आयनिक कैरेक्टर्स कितना परसेंट है, किसी भी बॉन्ड में कितना आयनिक परसेंट है कैरेक्टर का, वो भी डिस्कस नहीं किया है, वीबीटी ने क्लियर नहीं की है ये चीज। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है N2, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखते हैं। एक्चुअल में ये क्यों एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखते हैं, इसके बारे में भी वीबीटी ने कुछ नहीं बताया है। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें, जैसे कि हमने बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। कोवलेंट बॉन्ड होता है इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, जब दोनों एटम्स इक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो वहां बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। तो उस बॉन्ड के बारे में तो वीबीटी ने डिस्कस किया कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है इक्वल शेयरिंग से, लेकिन ऐसे बॉन्ड भी तो होते हैं जिसमें एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास, और दूसरा एटम ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, बस एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो वो वाला जो बॉन्ड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटर का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा जो कि अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। ठीक है, उस टाइप का बॉन्ड कौन सा होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में वीबीटी ने कुछ भी नहीं बताया है, वो सिर्फ डिस्कस करता है कौन से बॉन्ड के बारे में, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, ना कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। इसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, सब जगह नहीं, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए ये चीज अप्लाई नहीं होती है, पर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या फिर डीन्यूक्लियाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
बॉन्ड एंगल एक्सेट्रा, इन सारी प्रॉपर्टीज को हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर से नहीं बता पाते हैं, ठीक है। हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उसके लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर को हमें ड्रॉ करना पड़ता है सेम मॉलिक्यूल के लिए। तो वो जो स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके बारे में भी वीवीटी ने कुछ डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो ये है कुछ कमियां वीवीटी की, जिसमें से 2 पॉइंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाए थे, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट हो गए थे हमारे 2 पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया था। दूसरा पॉइंट था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में भी वीवीटी कुछ नहीं बताता है, ठीक है। होपफुली आपके 2 पॉइंट्स ही हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं जो कि बोलता है कि CO और N2 मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी does not explain why CO and N2 molecules has extra stability, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों रखते हैं, क्या रीजन है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का, वो वीवीटी से तो सिद्ध नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, वो आयनिक कैरेक्टर कितना परसेंट है उसके बारे में भी वीवीटी ने कुछ नहीं बताया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमने, अच्छा इस चीज को मैं एक चीज और क्लियर कर देती हूँ। देखिए आयनिक कैरेक्टर की बात यहाँ पर क्यों आ रही है, कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होता है, उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर होते हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी जब H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन वीवीटी के द्वारा हमने देखा था कि जो H2 मॉलिक्यूल है उसमें हमने 2 तरह की स्ट्रक्चर पढ़े थे। एक तो था कोवलेंट जिसमें इक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी, और दूसरा था आयनिक, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि एक पे माइनस चार्ज बांध दिया था, एक पे पॉजिटिव चार्ज बांधा था, इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे, जबकि जो दूसरा था उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, वो जस्ट एम्प्टी पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक है। तो आयनिक कैरेक्टर जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वीवीटी में कि आयनिक कैरेक्टर होते हैं किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में, वो 100% कोवलेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये आयनिक कैरेक्टर कितना परसेंट है, 50-50 है, ज्यादा है, क्या है इसका रेशियो, वो चीज हम क्या परसेंटेज है वो हम नहीं जानते। Ionic character of covalent bond is explained by VVT, ठीक है। But it does not explain the percentage of ionic character in covalent bond, covalent bond,
ठीक है, नोट करें इसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी does not explain some important properties of some molecules। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लाइक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, delocalization of electrons, delocalization of electrons etc। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सप्लेन नहीं हो पाती है, क्यों? क्योंकि ये which can be explained by resonance। क्योंकि हम वीबीटी में रेजोनेंस नहीं पढ़ते हैं, तो रेजोनेंस नहीं पढ़ा, इस वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट।
गया आपका टॉपिक लिमिटेशन ऑफ बीबीटी। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बीबीटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या होता है कि हम कह सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था कि उसको क्लियर करने के लिए हाँ भाई ये चीज सही है। जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल है, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर ज्योमेट्री लीनियर आता है, ठीक है, कोई हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल है जिसका साइंटिफिकली हमने देखा है कि लीनियर ज्योमेट्री है, तो उस चीज को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि क्या ये लीनियर है, यूज किया जाता है मेथड हाइब्रिडाइजेशन, जो कि दिया गया है साइंटिस्ट पॉलिंग ने। ठीक है, पॉलिंग साइंटिस्ट ने ये मेथड दिया जो कि कंप्लीटली एक इमेजिनरी प्रोसेस है, ये एक रियल प्रोसेस नहीं है, ये इमेजिन किया हुआ प्रोसेस है। ठीक है, कि अगर एसपी है तो लीनियर आएगा वगैरह वगैरह, ये चीजें इमेजिन की गई है। क्यों इमेजिन की है? क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल चीजें निकल के आई है कि किसी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है, ट्रायंगल है, टेट्राहेड्रल है, उस चीज को प्रूव करने के लिए, ठीक है, ये मेथड अप्लाई होता है। फर्स्ट चीज तो यही है सबसे पहले तो कि ये इमेजिनरी मेथड है जिसको अप्लाई किया जाता है कुछ प्रैक्टिकल चीजों के वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रोसेस क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इक्वल और नियरली इक्वल एनर्जी एंड देयर शेप विल बी नियरली इक्वल और इक्वल। ठीक है, मिक्स करेंगे दोनों के दोनों को, तो मिक्स होने के बाद जो नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है वो उतने ही नंबर के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा जितने ऑर्बिटल स्टार्टिंग में मिक्स किए गए थे। ठीक है, उतने ही ऑर्बिटल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है और ये जो ऑर्बिटल नए बने हैं उनकी एनर्जी और शेप नियरली इक्वल होती है। ठीक है, सबकी लगभग बराबर सी होगी शेप जो आएगी और एनर्जी भी नियरली इक्वल होगी। ठीक है, जो नए ऑर्बिटल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है इसे कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप बेसिक चीज लिखें। It is given by पॉलिंग ने ये वाला जो आप कह सकते हैं प्रिंसिपल को दिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज और लिखनी पड़ेगी कि यहाँ पर इस मेथड को अप्लाई किया जाता है is used to know, किस चीज को पता करने के लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द बॉन्ड एंगल।
ज्योमेट्री एंड द बॉन्ड एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, दो चीजें यहाँ से पता लग जाती है। ज्योमेट्री कैसे पता लगती है आपको पता होगा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp आता है तो ज्योमेट्री उसकी बनती है लीनियर। इसी तरह से sp2 होता है तो ट्रायगोनल, sp3 होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक टेबल होती है, इसी ऑर्डर में हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। और एक बार अगर ज्योमेट्री पता लग जाती है तो बॉन्ड एंगल भी उसके लगभग नियरली फिक्स होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर भी कुछ हम कह सकते हैं रिपल्शन वगैरह लग जाता है तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए इस प्रोसेस में कुछ रूल्स भी होते हैं, उस रूल्स के बारे में हम नेक्स्ट कंसीडर करेंगे कौन कौन से रूल्स हैं। तो नेक्स्ट है आगे, देखिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो डेफिनेशन होती है, ठीक है, डेफिनेशन में देखिए सबसे पहले टू एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उनकी एनर्जी नियरली इक्वल होती है और जो शेप है वो भी नियरली इक्वल होती है। ठीक है, तो मिक्सिंग ऑर्बिटल जितने नंबर के होंगे उतने ही नंबर के नए ऑर्बिटल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टू ऑर्बिटल ऑफ nearly equal energy and two orbital of nearly equal energy and shape overlap या फिर mix together ठीक है, ये है टू एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, एक बार ऐड करें, टू एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्वल नंबर which mix together ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है मिक्स होने के बाद उनकी एनर्जी नियरली इक्वल होती है और नियरली इक्वल एनर्जी एंड शेप। ठीक है, एनर्जी और शेप जो है वो नियरली इक्वल यहाँ पर होता है। ठीक है, तो जो नए ऑर्बिटल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है एंड द न्यू ऑर्बिटल फॉर्म is called as hybrid orbital and the process is called as hybridization। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो कंप्लीटली आप डेफिनेशन नोट करें और आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही नंबर के ऑर्बिटल का सबसे पहले तो
और शेप है वो नियरली इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कुछ रूल्स होते हैं, क्या वो रूल्स फॉलो करता है पूरा प्रोसेस, उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, जब दो ऑर्बिटल यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी इक्वल है या फिर नियरली इक्वल है, ठीक है, मिक्स हो रहे हैं, उनका शेप सेम हो सकता है या फिर, अच्छा इसमें थोड़ा सा आपको ना करेक्शन करना पड़ेगा। when two atomic orbital of nearly equal energy and same and different shape mix together to form new orbital of equal number, which mix together of nearly equal energy and shape. The new orbital formed is called as hybrid orbital and the process is called as hybridization. ठीक है, तो ये तो क्लियर है, बस यहाँ पर एक वर्ड याद रह गया था और यहाँ पर एक वर्ड, तो आप हाइफन लगा के इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम रूल्स के बारे में देखते हैं। फटाफट से मैं आपको रूल्स के बारे में और बता देती हूँ। ठीक है, तो रूल्स देखिए, रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो रूल्स क्या है? पहला रूल ये होता है कि जितने ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही इक्वल नंबर के न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी नियरली इक्वल रहती है, शेप में भी डिफरेंट हो, और यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑर्बिटल हो सकते हैं या फिर ऑर्बिटल जो है यहाँ पर एम्प्टी हो सकते हैं, हाफ फिल्ड हो सकते हैं या फिर फुली फिल्ड ऑर्बिटल हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी केस हो सकता है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला जो प्रोसेस है वो एक इमेजिनरी प्रोसेस है। ठीक है, इमेजिनरी प्रोसेस है जो कि वेरीफाई करता है कुछ प्रैक्टिकल थिंग्स को, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में देखा कि अगर किसी मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है, तो उस चीज को हम सिद्ध कैसे करेंगे? उस चीज को सिद्ध करेंगे हम इस मेथड के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका नेक्स्ट रूल। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर और निकल के आती है, किसी भी एटम के लिए उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो फिक्स नहीं होता है। किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है उसके साथ कैसे एटम्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जांपल से बता देती हूँ। CH4 C2H2 या फिर
यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है, कार्बन। अब आप यहाँ सोचिए कि यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ठीक है, तो देखिए कार्बन है, आपने फर्स्ट वाले का तो सोच लिया होगा, यहाँ पर sp3 होगा, जबकि जो सेकंड है उसमें भी काफी लोगों ने बता दिया होगा कि एक कार्बन के लिए यहाँ पर कौन सा आएगा, sp2। नेक्स्ट वाले के लिए काफी बच्चे सोच चुके होंगे कि यहाँ तो देखिए sp ही होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने निकाल तो ली होंगी, लेकिन इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करेंगे हम इस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। पर जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन तो एक ही है, एक ही टाइप का कार्बन है, फिर भी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इसका हाइब्रिडाइजेशन क्यों निकल रहा है, ज्योमेट्री अलग अलग क्यों आ रही है, वो डिपेंड कर रही है कि इसके साथ कितने कार्बन जुड़े हैं, वो कार्बन कितने बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर इसके साथ कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है तो वहां कौन सा बॉन्ड बन रहा है। बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर अफेक्ट करते हैं, जो कि अफेक्ट करने की वजह से हर बार कार्बन का हाइड्रेशन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके कुछ रूल। ये जो रूल्स हैं इसके बारे में और डिटेल से एक करके, क्योंकि ये भी आपके हैं करीबन 12 से 15 पॉइंट, इसके बारे में और इससे जुड़े हुए एग्जांपल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।